उसको छोटा करके देखना होगा अगर उसको आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से जोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये खेला हुआ है, जो उसको मुलम्मा चढ़ाया गया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने परोसा गया है और जो पॉलिटिकल कोनोटेशन उसका निकाला जाएगा, उससे ये नेशनल हो जाता है। क्या कहा गया? दो चीजें कही गई और मैं पहले से कह रहा था कि ये दोनों चीजें, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला, और उस पर बहुत जोर दिया आज नीतीश कुमार ने, कि समाज में जिस तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, हमको अच्छा नहीं लग रहा था। ये हिंदू मुसलमान का विवाद, जिस पे कई बार वो बचते भी दिखे, कई बार उसको टाल दिया, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, उस पे बहुत कंफर्टेबल नहीं थे नीतीश कुमार। दूसरा, एक गंभीर आरोप कि हमको कमजोर करने की साजिश हो रही थी, षड्यंत्र हो रहा था, यह गंभीर आरोप है। और तीसरा, उससे जुड़ा हुआ, जब जेपी नड्डा कहते हैं कि रीजनल पार्टी खत्म हो जाएगी, इन तीनों को लपक लिया है। और ये एक कॉन्टेक्स्ट अगर आप देंगे तो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके लिए एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है कि आप अपने यहां ताकत के साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करिए। देखिए, इस देश में राजनीति अधिकतर समय जो है वो कांग्रेस का डोमिनेंस छोड़ दे, जब बीजेपी सत्ता में आई तो दो ध्रुवीय हो गई थी। वो फिर से एक तरीके से कांग्रेस इतनी कमजोर होती चली गई कि वो सारा फोकस एक पार्टी पे था और जिस तरीके से वो राष्ट्रीय राजनीति को डोमिनेट कर रही थी, ये कदम आज का उन पार्टियों के लिए एक नजीर होगी जैसे शिवसेना के लिए। आज शायद वो बहुत खुश होंगे, वो गेनर नहीं है, वो बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टूट गए, उनके लिए आज खुशी मनाने का दिन होगा कि बीजेपी यहां सक्सीड नहीं कर पाई। उस गेम को नीतीश कुमार ने जल्दी पकड़ लिया। तो यही मैसेज मेरे ख्याल से राष्ट्रीय एक क्षेत्रीय दल होने के नाते नीतीश कुमार देना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अगर आप रहेंगे तो पहला, वो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ना चाहते हैं, उस हार्मोनी को बरकरार रखना चाहिए। ये दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा, ये तेजस्वी ने भी कहा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि रीजनल पार्टी बचेगी तभी वो चुनौती देती हुई दिखाई देगी और नरेंद्र मोदी के लिए कोई खास चुनौती पैदा होगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और शायद इससे राष्ट्रीय राजनीति को भी, और उसके साथ ही जोड़ देता हूं, आप चूंकि राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से तेजस्वी ने नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाया है कि सबसे पुराने अनुभवी परिपक्व नेता है, सबसे लंबे समय के सीएम है नीतीश कुमार, तो बीजारोपण जो है वो तेजस्वी ने करना शुरू कर दिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो 17 साल का सीएम है, जो ओबीसी कम्युनिटी से आता है, जिसका लंबा गवर्नेंस का अनुभव है, जो एक बड़े प्रदेश का नेता है, उसको राष्ट्रीय राजनीति में आप धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। इस नाम को जब फ्लोट किया जाएगा ये नाम, तो बहुत लोगों को ये स्वीकार्य हो सकता है। ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि वो फाइनलिटी के स्टेज में आ गया है, लेकिन ये हो सकता है कि लोग ये समझें कि एक ऐसा चेहरा है जिसको राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर कुछ चीजें ऐसी हुई है जो नहीं, शरद यादव ने ये बात कही है सुकेश, वो राजनीति के वानप्रस्थ और सन्यास के कहीं बीच में झूल रहे हैं शरद यादव। पर शरद यादव कहते हैं विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं नीतीश कुमार। तो यहां सिर्फ बिहार में जो खेला हुआ है और विपक्षी एका के साथ साथ चेहरा ढूंढने की कवायद भी ये घालमेल हो रही है क्या? जो ये प्रयोग, अगर मैं शब्द करूं, किया जा रहा है एक बार फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली ताकतों का, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में देखना, इस संदर्भ में देखना ठीक होगा? इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि एक प्रयोग ये हुआ कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो बीजेपी, न्यू बीजेपी है, वो हर जगह सक्सीड नहीं कर सकती, हर जगह पॉलिटिकली स्कोर नहीं कर सकती कि आप जहां चाहें वहां सरकार गिरा सकते हैं। एक तो ये संदेश देने की कोशिश हुई, ये पहला प्रयोग था। दूसरा जो इसका बड़ा प्रयोग है मुझे लगता है, उसकी तरफ जो जेडीयू पार्लियामेंट्री पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दोपहर में उनको देश का नेता ऐसा करके संबोधित किया।
तो मैं जो कह रहा हूं वो जेडीयू जो नीतीश कुमार को आगे प्रोजेक्ट करना चाहती है। नीतीश कुमार, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था आपसे, 17 साल के सीएम रह चुके हैं। बिहार में इतने लंबे समय तक सीएम कोई नहीं रहा। वो श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। श्री कृष्ण सिंह वहां सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। तो आगे की राजनीति, वो आखिरी राजनीतिक हस्ताक्षर जो है, अपनी राजनीतिक इनिंग का सिग्नेचर जो है, वो क्या दिल्ली में करना चाहते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर के तौर पे दिल्ली में आना चाहते हैं। बहुत लोग इस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि एक छोटी पार्टी, एक रीजनल पार्टी जो 20 सीटों पे चुनाव लड़ती है, क्या वहां तक पहुंच सकती है। देखिए, कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस आज की तारीख में ऐसी है जिसमें आलोक शर्मा की पार्टी वो चुनौती देती हुई दिखाई नहीं दे रही है किसी पार्टी को, और खासतौर पर नरेंद्र मोदी को। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पोल में तब्दील कर दिया है प्रधानमंत्री के पद को, वैसे में एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि लाइट वेट हो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, लेकिन स्वीकार्य हो सकता है बड़े धड़े को, तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना ही चाहिए। और यहां पर एक और फर्क क्या हमें आंकने की जरूरत है सुकेश, कि 90 की दशक की हम राजनीति की बात करें, तीसरा मोर्चा, यह शब्द आपने भी अपने करियर के शुरुआती दौर में, मैंने भी काफी शब्द का इस्तेमाल किया कि भाई एक बीजेपी लेड कोएलिशन, एक कांग्रेस लेड कोएलिशन, एक थर्ड फ्रंट, नॉन बीजेपी, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस एक गठबंधन। यहां पर कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा है, पर जो तेजस्वी ने भी, जो हम रीजनल क्षत्रप दलों की बात कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, शिवसेना का, शिरोमणि अकाली दल का पंजाब का दिया, कि बीजेपी खा जाती है छोटे दलों को, रीजनल पार्टीज को, और जिसे डरा सकती है उसे डरा रही है, जिसे खरीद सकती है उसे खरीद रही है। तो क्षेत्रीय दल, क्या ये थर्ड फ्रंट का भी एक इसमें पुट है और इसमें कांग्रेस लेड कोएलिशन का भी एक पुट है, पर अगुवाई इस बार विपक्ष की दरअसल क्षेत्रीय दल करते दिखाई देंगे क्या? ये भी संकेत हमें मिल रहे हैं सुकेश। ये थोड़ा अलहदा है 90 के दशक में जो हमने समीकरण होते देखे। देखिए, वो थर्ड फ्रंट तो आज की तारीख में एक मिराज की तरह दिखता है। पहले भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन हाँ, वो एग्जीक्यूट किया जाता रहा है कई बार। आज की तारीख में उसका एग्जीक्यूशन मुश्किल है। कांग्रेस का मजबूत होना थर्ड फ्रंट को ऐसे तैयार करता था कि थर्ड फ्रंट लेड बाय कांग्रेस या थर्ड फ्रंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस जो है इस फ्रंट का हिस्सा बन सकती है, वो पीछे से सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि वो पैन इंडिया एक ऐसी पार्टी है जिसकी पैन इंडिया इमेज है, पैन इंडिया फैलाव है उसका, तो वो उस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि उस रेस में मतलब यही फर्क की मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस अगुवाई करती थी विपक्षी मोर्चे की, क्षेत्रीय दल पीछे होते थे। इस बार क्षेत्रीय दल अगुवाई करेंगे कांग्रेस को, गाहे बगाहे मजबूरन ही अब उन्हें पीछे से सपोर्ट देना पड़ेगा। क्या ये शुरुआती संकेत दिख रहे हैं 2024 की लड़ाई के? एस्पिरेशंस के साथ का एक नेशनल कैरेक्टर, जो अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं, वो अपने रीजनल एस्पिरेशन के साथ टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, आप इस तरीके से मूव करें। अभी तक जो होता था कि ऊपर से नीचे परकुलेट करके बात जाती थी, अब आप कोई रीजनल एस्पिरेशन का, जो बिहार की बात करता है, विशेष राज्य की बात करता है, जातीय जनगणना की बात करता है, वो ऐसे तमाम दल जो रीजनल पार्टीज हैं वो फ्रंट में दिखाई दे, और कांग्रेस मजबूती के साथ उसके पीछे खड़ी हो संबल की तरह, उसको और मजबूत करने के लिए ये इस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम हो सकता है। शुरुआती कदम है, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये प्रयोग जो हुआ है उसका एक एक्सटेंडेड ये नहीं मालूम, ये भविष्य बताएगा, पर उसकी एक बानगी दिख रही है।